बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज क्या है? आज है 28 मई, यौम तकबीर का दिन। और माशाल्लाह से आज हम ये दिन मना रहे हैं और बड़े फ़ख्र से मना रहे हैं। जो हिब्बुल वतनी है, जो लोग बहुत मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, चाहे मुल्क से बाहर हैं या मुल्क के अंदर हैं, आज का दिन बहुत फ़ख्र से मनाते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने आज के दिन एटमी धमाके किए थे। नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त धमाके किए थे और पहली इस्लामी मैं कहूँगी कि दुनिया में ये ताकत बन गया था। एटॉमिक पावर जो था, एक जो उन्होंने दिखाया इस तरह से जो धमाके करके, तो फिर हम इंटरनेशनली जो है उन्होंने हो गए थे एक ऐसी पावर के हिसाब से। तो हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि जावी के जो पहाड़ हैं उधर ये ऐसे जनाब हम भूल नहीं सकते कि जुमरात का दिन था है और दोपहर के 3:40 हो चुके थे। और उस वक्त फिर जनाब पाकिस्तान जो है उसने हमसाया मुल्क का गुरूर खाक में मिलाने के लिए, ख़ास आपको याद होगा कि इंडिया ने 11 और 13 मई को धमाके किए थे, ऐसे ही है, और पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया था। और जनाब जब ये सारे अमरीका मगरिबी ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के धमाकों के मुखालिफ थे ना, तब एक जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया गया था वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने कि हम हर सूरत धमाके करेंगे, नो मैटर व्हाट। और जनाब उन्होंने धमाके किए थे और ये धमाके जो हैं नामवर एटमी साइंसदान जो थे, जो कदीर ख़ान साहब हैं, उनकी कोशिशों की वजह से हुए थे। और पाकिस्तानी अवाम ने मैं आपको बताऊं कि शुक्राने के नफ़िल अदा किए थे इस बात पे कि क्या ये एटॉमिक धमाके किए गए। मैं बताऊं ऐसे उस वक्त जज्बे से सरशार होकर लोगों ने ये धमाके जो है किए थे। अब मैं आपको ये साथ ये भी जहन में होगा कि अगर आपको याद हो कि जावी के पहाड़ों का जो मंज़र था उस वक्त देखने वाला, C-130 जो तैयारे थे उसके ज़रिए ये अपने जोहरी और हसास जो इलाके थे और उनको ऐसे दिखाया था कि पाक फ़ज़ाइया के जो तैयारे हैं उन्हें वो टेस्ट साइट जो है उसको अपने हसार में सारा लिया हुआ था, उसको सिक्योरिटी भी फ़राहम की हुई थी। और जनाब हमारे जो शाहीन पायलट से आए हैं उन्हें दुश्मन पर नज़र अच्छी तरीके से रखी हुई थी ऐसे। और पाकिस्तान ने उस वक्त फिर ये धमाके किए थे और पाकिस्तान ने ये पैगाम दिया था अपनी तमाम दुश्मन भाइयों को कि भाई जो हमारे जो बहादुर हैं वो हर मौके पर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान अपनी तरफ पर उठने की वाली जो मैली आँख होती है, गंदी आँख होती है, उसको फोड़ डालेगा। क्या बात है। तो यकीनन 28 में जो है आपको बताऊं कि अनथक कुर्बानियाँ और इसका एक ऐसा समर था कि आज अगर हम एटमिक पावर तो बन गए माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हमें माशी पावर भी बनना है, हमें एक सादी पावर भी बनना है। और बड़ी बात मुझे एक बहुत जो अच्छी लगी थी, जो मुझे याद है कि भुट्टो साहब ने कहा था हम घास खा लेंगे मगर एटमी धमाके ज़रूर करेंगे। क्या बात थी भुट्टो साहब की। तो उन्होंने एटम बम कहा कि हम ज़रूर बनाएंगे और बनाए गए। आप देखें, हम एटम बम भी बना लिए हमने। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे ये जो गुर्बत के पंप है ना, उनसे निकलना पड़ेगा, बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा और हमें बहुत ज़्यादा खुशहाली लानी पड़ेगी हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में। और हमें माशी तरक्की करनी है, हमने तरक्की की मंजिलें तय करनी है। नाज़रीन, हमने हमारी जो सरहदें हैं ना उनका दिफा तो हम लोगों ने कर लिया है माशाल्लाह, मगर अब हमें हमारी पाकिस्तान की ये जो गुर्बत है इसके ख़ात्मे के लिए कोशिश करनी है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना है। इसको पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक नुमाया मुकाम हमने इसको दिलाने के लिए हमने कोशिश करनी पड़ेगी। और इंशाल्लाह हम इसमें भी कामयाब होंगे। जब हम एक एटॉमिक पावर बन सकते हैं, हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान, तो फिर क्यों ना हम इसमें भी आगे जाएं। तो हम इस गुर्बत का ख़ात्मा बहुत जल्द करेंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आम जो है फलों का बादशाह है, ऐसे ही है। और कैरी क्या है?
कैरी क्या क्वीन है? जी नहीं, हम आम पे ही रहते हैं। कैरी के बाद आम ही बनता है, कैरी के तो सिर्फ अचार ही डलते हैं। कैरी के क्या फ़ायदे, मगर कैरी के फ़ायदे शुरू तो हो ही जाते हैं, तभी तो जाके वो आम बनता है। आम के बारे में बताऊं, बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ आम जो है वेट गेन वाला फल है, इसको खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, घबरा रहे होते हैं, खा नहीं रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। तो आज से आप लोगों ने परेशानी छोड़ देनी है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। आम एक ऐसा फल है जिसको खाने से नो डाउट अगर आप बहुत ही कोई कमज़ोर बंदा है और उसको अपना वज़न बढ़ाना है तो वो इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वज़न बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारआमद होता है, क्योंकि आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा ये जिस्मानी आपको ताकत देता है। इस वजह से आम जो है लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये है कि कैंसर के जो ख़तरात होते हैं उसके ख़तरात में बहुत ज़्यादा कमी लेकर आता है आम। इसमें जो है पाए जाते हैं ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स जो खून और आंतों के कैंसर के ख़तरात को भी कम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे हैं जो गले के गदूद के कैंसर के ख़िलाफ़ भी मौसर किरदार अदा करते हैं और ये उनके साथ फ़ाइट करते हैं। और इनमें और भी बहुत से ऐसे मिनरल्स और वाइटामिन हैं जो आपके कैंसर के ख़तरात को दूर करते हैं, रोकते हैं, आपके छाती के कैंसर को भी रोकते हैं। तो जितने ब्रेस्ट कैंसर वगैरह के जो इनहेरिटेड पेशेंट्स हैं, जैसे लोगों को लगता है कि हमारी फैमिली में है, इस तरह के आगे इनहेरिटेड लोगों को होगा, तो वो आम का इस्तेमाल अगर ज़्यादा करें तो इसके ख़तरात कम हो जाएंगे। और साथ साथ ये हड्डियों को बहुत मजबूत करता है। आपके बोन्स अगर मजबूत नहीं होंगे तो फिर आपकी हड्डियाँ जो है उनमें से आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, अलकसी होगी, कोताही होगी, तकलीफ़ें होंगी, आपके जिस्म में हर वक्त आपको पेन रहेगा। तो हड्डियों के मर्ज से अगर आपने बचना है तो फिर इसके अंदर विटामिन के होता है, इसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि विटामिन के जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है इसमें जो जिस्मानी कमज़ोरियाँ जो आपको हो जाती हैं हड्डियों में ख़ास तौर पे, उसमें बहुत कारआमद है। और साथ में इसमें कैल्शियम जो है वो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी हड्डियों में ये जज़्ब करता है जो खून, जिस तरह से ये कैल्शियम तो उसकी जो मुश्किलात हैं उनको आसान करता है। साथ में ये जो हाजमा है, लोगों को प्रॉब्लम होती है कि खाना खाया है तो वो हज़म नहीं हो रहा, तो हाजमे के बेहतर करने के लिए सबसे अच्छा जो फल है वो है आम। आम के इस्तेमाल से लोगों का हाजमा ठीक रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो है फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और साथ में हाइड्रोजन पाया जाता है, बहुत अच्छा फराहम किया जाता है। आपकी बॉडी में पानी की कमी को दूर करता है, कब्ज़ की अलामत को भी ये नॉर्मल करता है। और बहुत से ऐसे कब्ज़ के जो पेशेंट हैं वो अगर आम खाते हैं तो वो इन सारी बीमारियों से, इन सारी तकलीफ़ों से जो है वो दूर रहेंगे। और उसके साथ साथ दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जो आम खाता है उसका दिल बहुत मजबूत रहता है, उसका दिल बहुत अच्छी तरीके से धड़कता है, कि आपका दिल आपके सीने में बहुत अच्छी तरीके से धड़कना चाहिए। जो आपकी हार्ट बीट है ना, जो आपकी हार्ट बीट की काउंट है वो आपकी पूरी बॉडी में बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से आपके दिल की धड़कन जो है वो बहुत अच्छा रहता है। मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती के लिए भी आम बहुत अच्छा है। इसके इस्तेमाल को ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि अब ये गर्मियाँ आ गई हैं तो आम आपको हर रेहड़ी पे चलता फिरता मिलेगा, तो फिर आम आप शदीद खाइए और इसको इस्तेमाल कीजिए। जल्द के जितने भी लोगों को मसले होते हैं कि हमारी जो स्किन है वो हाइड्रेट नहीं रहती, हमारी स्किन में ग्लो नहीं आता, हमारी स्किन खूबसूरत नहीं लगती, हमारी जल्द मरी हुई लगती है और हमारे बाल गिर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में सबको प्रॉब्लम है ना बाल गिरने का, तो आम खाइए ना। अल्लाह ताला की वो नेमत है जो आ गई है, विटामिन सी भरपूर है इसके अंदर। आपको अगर विटामिन सी मिलता है तो आपकी स्किन निखर जाती है। आपके चेहरे के लिए, आपके ग्लो के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए, आपकी जवानी के लिए आपको विटामिन सी का भरपूर इस्तेमाल करना है, जो कि सबसे ज़्यादा मिलता है इसमें, आम में। तो आपने बाल जिन लोगों के गिर रहे हैं, अगर आम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके इस गर्मी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह की मर्ज़ी से आपके सारे बाल गिरना बंद हो जाएंगे। ये जो लोग कहते हैं ना वायरस है, डिजीज़ है, सभी के गिर रहे हैं, कोई बकवास बात है। आम खाइए, ग़िज़ा अच्छी कीजिए और ये आम का फ़ायदा उठाइए। और ये मैं बताऊँ, एनीमिया की जो अलामत है ना उसको भी बहुत कम करता है। इसके अंदर आयरन काफ़ी मिकदार में, जैसे मैंने बताया, कि पाया जाता है। और एनीमिया के जो मरीज़ हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है और उनके लिए सबसे अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, शुगर के बारे में मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि हम जब इसको सर्च कर रहे थे तो और इसके बारे में पढ़ रहे थे, इसको गूगल कर रहे थे, तो मुझे एक नई चीज़ पढ़ने को मिली, सामने आई। वो ये थी कि ज़ियाबतीस के मरीज़ जो है उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। जी जनाब, मैं तो ख़ुद ये सुन के हैरत में आ गई, क्योंकि मुझे तो यही सुनने में को मिला था, जो हर घर से यही आवाज़ आती है, कभी भी बात करो कि किसी को कोई शुगर है तो वही आम नहीं खा सकते, हमें शुगर है आम नहीं खा सकते। तो यहाँ पर अगर आपकी शुगर नॉर्मल है तो आपके लिए बहुत बेहतर है, आप इसको खा सकते, मगर इतनी मिकदार में नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा।
ठीक है, मगर ज़्यादती इसके मरीज़ इसको खा सकते हैं। हमल में बहुत मुफीद है, जितनी भी प्रेग्नेंट औरतें हैं इसमें वाइटामिन मिनरल्स मिकदार बहुत ज़्यादा है, तो आप ये हमल की जितनी प्रेग्नेंट औरतें हैं खून बनाने में मदद करते हैं उसको खा। और उसके बाद वज़न बढ़ाने के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप आम का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही कोई लागत कांगड़ी पहलवान जिस्म है किसी का, तो फिर वो उसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनका जिस्म बहुत खूबसूरत लगेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। वेलकम बैक। और अब हेपेटाइटिस बी के ऊपर बात करने के लिए हमने जिनको मधु किया है वो हैं डॉक्टर सारुल हक तूर, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हैं। आज हम इनसे हेपेटाइटिस बी के ऊपर ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, ये बताइएगा कि सबसे पहले हेपेटाइटिस बी है क्या, ये क्यों होती है, फिर हम आगे चलते हैं। हेपेटाइटिस बी एक ऐसा इन्फेक्शन है जो जिसे उर्फ़े आम में काला यरकान कहा जाता है। हेपेटाइटिस बी एक डीएनए वायरस है। वायरस की वजह से होने वाले जिगर की सोजिश का नाम है, और आगे जाके हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। ये जिगर को फौरी तौर पे मुतासर करता है, जिसे फौरी यरकान कहते हैं, यानी आंखें पीली हो जाती हैं। और इस दायमी तौर पे भी मुतासर करता है, यानी इसका असर 6 माह से ज़्यादातर लंबे अरसे तक रह सकता है, और उसके नतीजे में ये जिगर को काफ़ी लंबे अरसे तक नुकसान पहुँचा सकता है। तो इस तरह 2 तरह की बीमारी कॉज करता है, एक फौरी यरकान या एक्यूट हेपेटाइटिस सेकेंडरी टू हेपेटाइटिस बी, और दूसरा क्रॉनिक हेपेटाइटिस या दायमी यरकान हेपेटाइटिस बी की वजह से इसमें करने की सलाहियत है। तो ये 2 तरह की बीमारी काज करने वाला जरासीम है। तो ये जो दोनों हैं इनमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस कॉज कौन सा करता है? देखिए, डेंजरस कोई भी नहीं है, काबिल इलाज बीमारी है। सही हाथों में सही टाइम पे डायग्नोज हो तो ये काबिल इलाज कंडीशन है। इसमें समझने वाली ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसकी स्टेज जिस पे हम इसको पकड़ रहे हैं या डायग्नोज कर रहे हैं वो अहम है। अगर यही इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी का जरासीम एक बच्चे के अंदर जाता है और उसकी उम्र 1 साल से कम होती है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो दायमी यरकान की तरफ चला जाएगा। अराउंड 90% केसेस में वो क्लियर नहीं कर पाता और वो लंबे अरसे तक उस मसले में फंस जाता है। यही जरासीम अगर किसी एडल्ट में, किसी बड़े में जाता है, तो हमारे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो 90% केसेस में उसको क्लियर कर देता है और लंबे अरसे तक उसकी कोई पेचीदगियाँ नहीं बनती। और बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो लंबे अरसे तक इस पर मुतासिर होते हैं, यानी दायमी यरकान करता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में कहने का मतलब है कि किस बंदे को हो रहा है, किस उम्र में हो रहा है, किस स्टेज पे डायग्नोज हो रहा है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसकी डेंजरसनेस को डिफ़ाइन करती हैं। लेकिन उर्फ़ आम में ये एक ऐसी बीमारी है जो खामोश कातिल समझी जाती है, क्योंकि आम तौर पे इसकी तशख़ीस उस वक्त होती है हमारे माशरे में जब ये दायमी शक्ल इख्तियार कर चुका होता है और उसकी तोड़ फोड़ इतनी हो चुकी होती है कि जिसको रिपेयर करना और बाज़ औक़ात क्योर करना बाज़ सूरतों में मुमकिन नहीं रहता। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये हेपेटाइटिस बी जो है आता कहाँ से है? ये पानी के ज़रिए आता है इन्फेक्शन, या फिर ये वायरस आप कहेंगे कि बाहर के जो खाने हैं, जंक फूड्स हैं, या खुले खाने जैसे कोई फल कटे हुए आपको देखा होगा रास्ते में मिल रहे होते हैं, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा, लोग काट के ऐसे बेच रहे होते हैं बिल्कुल खुले आम जो बिक रहे हैं। हेपेटाइटिस बी का जी खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। इसका रूट ऑफ एंट्री जो है जिसम में दाखिले के 3 ज़राए हैं। एक सबसे पहले सबसे ज़रूरी ज़राए तो ये है कि आलूदा खून से, और खून आलूद जरासीम ज़दा औज़ारों के ज़रिए से एक से दूसरे को लगता है। उसको आसान ज़बान में समझें कि जिस तरह कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिस तरह सर्जन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेंटिस्ट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एंडोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या ब्यूटी पार्लर्स में इस्तेमाल होने वाले शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या नाई का उसरा है, इवन जो नेल कटर है, बहुत बिनाइन सी चीज़ है, बड़ी सादा सी चीज़ है, उसके टिप पे भी लगा हुआ एक कतरा खून का एक से दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स उसके ज़रिए से एक से दूसरे को ये ट्रांसफ़र होता है। अच्छा। दूसरी बड़ा ज़रिया जिसके ये ट्रांसफ़र होता है वो माँ से बच्चे को है। अगर किसी की प्रेग्नेंट खातून को है हेपेटाइटिस बी एक्टिव डिजीज़ है, तो उसके बच्चे को कंफर्म होने का बहुत चांसेस होते हैं। इसमें 3 रूट्स हैं। एक तो डिलीवरी के टाइम पे, एक माँ से बच्चे के पैदाइश के अमल के दौरान, और उसके अलावा उसके बाद फौरी बाद के मामला जो होते हैं उसमें माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र होने वाला इन्फेक्शन दूसरा बड़ा ज़रिया है। उस बच्चे के लिए डेंजर होता है उसके लिए जी, उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और उसमें बुरी चीज़ ये होती है कि जो माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो आम तौर पर
पूरी तरह से क्लियर नहीं होता और जिस्म में रह जाता है और दायमी यरकान की सूरत इख्तियार करता है। तो ऐसी सूरत में फिर वो क्या करे अगर किसी औरत को हो गया है प्रेगनेंसी में, अब उसको ये भी फिर ख़तरा है कि बच्चे के लिए बड़ा ज़्यादा नाजुक मरहला है। बच्चे के लिए ये है जी कि प्रेग्नेंट ख़वातीन को स्क्रीन किया जाए, अगर किसी को एक्टिव डिजीज़ है तो उसको दवाई दी जाए और उसके पैदाइश के फ़ौरी बाद 12 घंटे के अंदर 2 तरह के हिफाजती टीके बच्चे को फ़ौरी तौर पे लगवाने से 90% प्रोटेक्शन हो जाती है। कौन कौन से हिफाजती टीके, हेपेटाइटिस बी के हिफाजती टीके मुयसर हैं। एक पैदाइश के फ़ौरन बाद लगता है, एक महीने बाद और एक 6 महीने बाद। एक तरह की वैक्सीनेशन है और दूसरी तरह की वैक्सीनेशन वो है कि माँ से बच्चे को जो ट्रांसफ़र होने वाला कोई इंसिडेंटल जरासीम है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो भी एक तरह का हिफाजती टीका होता है। ठीक है, वो भी उसको फौरी तौर पे 12 घंटे के अंदर पहली डोज लग जाती है, तो उससे 90% प्रोटेक्शन हो जाती है। तो दूसरा बड़ा ज़रिया जिस पे अवेयरनेस की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे हमारे लेबर रूम्स में प्रेग्नेंट ख़वातीन के जहाँ पे डिलीवरी के मराहिल होने वाले हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हेपेटाइटिस बी को चेक किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आने वाले बच्चे को उसकी ज़िंदगी के अगले हिस्से में इन्फेक्शन से बचाने के लिए फ़ौरी तौर पे उसको एक्ट किया जाए, 12 घंटे के अंदर उसको वैक्सीन लगाई जाए ताकि उसको वायरस ट्रांसफ़र ना हो। अच्छा, ये जो वायरस है हेपेटाइटिस बी, क्या ये जिगर के कैंसर की भी अलामत बन सकता है? जी जी बिल्कुल। इससे पहले मैं एक पॉइंट और चाहूँगा कि तीसरा बड़ा ज़रिया जिसके ज़रिए एक से दूसरे को लग सकता है वो जिनसी अमल है। उसमें सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, मियाँ से बीवी को लग सकता है और मर्द से औरत को, औरत से मर्द को लग सकता है। अगर किसी कपल में एक भी पॉजिटिव है तो दूसरे उसको पार्टनर को लगने का चांस होता है। तो 3 बड़े ज़राए हैं, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, माँ से बच्चे को, और तीसरा बड़ा ज़रिया है मियाँ बीवी के ताल्लुकात। ठीक है। आपने बात की कि इसको जिगर का कैंसर, जी जिगर के कैंसर बनाने की इसकी सलाहियत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ज़्यादा है। इससे इसको क्लास 1 एंटीजन कहते हैं, मतलब इस कार्सिनोजन कहते हैं। इसका मतलब आसान ज़बान में ये है कि आम तौर पे जो जिगर मुतासिर होता है उसकी स्टेजेस होती हैं। पहले जिगर मुतासिर होता है, फिर सोजिश होती है, फिर जिगर सिकुड़ता है, फिर पेचीदगियाँ बनती हैं और उसके बाद उसमें बाज़ सूरतों में बहुत थोड़े लोगों में कैंसर बनता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी की वजह से जिगर जब मुतासिर होता है तो उसमें किसी भी स्टेज पे कैंसर बनने का अमल दूसरे जिगर की बीमारियों की निस्बत ज़्यादा होता है। तो ये इसमें टेंडेंसी है कि जिगर का कैंसर पैदा कर सकता है। अच्छा, और हेपेटाइटिस बी जो होता है डॉक्टर साहब, वो सी में कन्वर्ट हो जाता है, ये चांसेस ज़्यादा होते हैं या नहीं होता? देखिए, हेपेटाइटिस बी और सी 2 मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं। उसमें सिर्फ एक कदर मुश्तरक है कि वो दोनों जिगर को मुतासिर करते हैं। तो इसलिए हेपेटाइटिस बी का सी में कन्वर्ट होने का कोई चांस नहीं है, ना ही ये कोई बीमारी की स्टेजेस हैं जो बिगड़ के बी सी में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बी अलहदा बीमारी है, सी अलहदा बीमारी है। उनके थोड़े से ज़राए कुछ इकट्ठे हैं जिसमें इसका जो ट्रांसफ़र मोड है जिसके ज़रिए से एक से दूसरे को लगता है, फैलाव के ज़राए जिस तरह हमने बात की, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से लगता है, गंदी सिरिंजेस से लगता है, गंदी बॉटल से, ताकत के नाम पे ड्रिप से, ये मैनिक्योर पेडिक्योर जो करवाने जाते हैं हम लोग, उसमें देखें एक ड्रॉप ऑफ ब्लड जो है अगर इवन एक लेलन पे लगा हुआ है, बेडशीट पे लगा हुआ है, मिसाल दे रहा हूँ, उसमें एक हफ्ते का इतना वायरस होता है कि वो एक हेल्दी बंदे को वो वायरस ट्रांसफ़र कर सकता है, इवन सूखने के बाद भी। उससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना कंटेजियस है ये प्रोसेस। जी बिल्कुल। तो एक से दूसरे को लगने की सलाहियत उस एक ड्रॉप ऑफ ब्लड में जो किसी बेडशीट पे लगी हुई है, टॉवल पे लगी हुई है, चाहे वो किसी हुजाम की दुकान हो या ब्यूटी पार्लर का हो, उसमें अगर वो नैपकिन पे लगा हुआ एक ब्लड का कतरा है जो ड्राई हो गया हुआ है, उसमें भी जरासीम है। तो कहने का मकसद ये है कि पर्सनल आइटम्स जो हैं, इसलिए हम इंकरेज करते हैं कि अलहदा होनी चाहिए, जिसमें कंघी, दांतों का ब्रश, टॉवल, रेज़र, नेल कटर और ज्वेलरी। ये एक ऐसी आइटम्स हैं जिसमें हेपेटाइटिस हो या ना हो हर बंदे को अपनी अलहदा होनी चाहिए। और घर में अगर एक हेपेटाइटिस का पेशेंट है, हेपेटाइटिस बी का, तो उसकी ये पर्सनल आइटम स्ट्रिक्टली दूसरों से अलहदा होनी चाहिए, जिसमें कंघी, दांतों का ब्रश, टॉवल, रेज़र, नेल कटर और ज्वेलरी है। बिल्कुल। अच्छा, ये ज्वेलरी की भी बात इन्होंने पॉइंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप जब अपने कान की को ऐसे शेयर कराएंगे और किसी को अगर हेपेटाइटिस हुआ तो वायरस जब आप दोबारा पहनेंगे तो आपको लग सकता है, बाकी अपने ज्वेलरी बॉक्स में भी लग सकता है। फिर जो पहनेगा उस ज्वेलरी को, उससे भी औरतों में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो देख रही होती है, तो ज्वेलरी भी जरूर देखिए। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, हम यहाँ पर बात करें हेपेटाइटिस बी के ऊपर डॉक्टर साहब से।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और आज हम डॉक्टर साहब को यहाँ पे हमने मदऊ किया है, ख़ास तौर पे उनसे हेपेटाइटिस बी के ऊपर बात करने के लिए। तो प्रोफेसर साहब मुझे बताइएगा कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं बहुत ज़्यादा कुछ पेशेंट्स को, और उनकी हालत बहुत सीरियस हो जाती है, काफ़ी लंबा टाइम वो अस्पतालों में एडमिट हो जाते हैं। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा, घरों में भी आपके पास तो पेशेंट्स बहुत आते हैं। तो आप बताइए कि फिर किस तरह से ये कॉम्प्लिकेशंस को डील करते हैं। देखिए अभी हमने बात की कि दो तरह का यरकान करता है। एक फौरी यरकान है, ऐसा यरकान जो 6 माह में ठीक हो जाता है। उसमें आमतौर पे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। मरीज़ के अंदर जरासीम क्या, आंखें पीली हुई, उसमें भूख की कमी और मतली उल्टी की कैफियत, और इस तरह आंखें पीले होने के अलावा यूरिन का कलर चेंज हुआ, और 4 से 6 हफ्ते में आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो गया, और पूरी तरह से 6 माह में जरासीम भी जिस्म से निकल गया और जिगर भी अपनी वापस हालत में सही आ गया। ठीक है। और ये आमतौर पर फौरी यरकान या एक्यूट हेपेटाइटिस बी में होता है। दायमी यरकान जो है उसमें लंबे अरसे तक जरासीम अंदर होता है, तो तोड़ फोड़ जिससे कि स्लो लेकिन हो रही होती है। उसमें क्या हो सकता है कि जिगर सिकुड़ सकता है। जब जिगर सिकुड़ जाएगा तो उसके साथ जिगर का सिकुड़ना के साथ पेट में पानी का आना, खून की उल्टी, काले पखाने, आँखों का पीला होना, इसके अलावा दिमाग का माऊफ होना और जिगर का कैंसर का बनना। ये वो अलामात या पेचीदगियाँ हैं जो इलाज ना होने से 10 से 15 साल की बीमारी की बाद जिस्म में पैदा होती हैं, और ये हेपेटाइटिस बी की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर आ जाते हैं कि किस तरीके से इसको जो है ट्रीट किया जा सकता है। पे ये इसकी डाइट भी बता दें, कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ जो खिलाएं ऐसे पेशेंट्स को स्पेशली। देखिए सबसे पहले तो ये है कि बीमारी की इब्तदाई स्टेज में फौरी यरकान में कोई भी स्पेशल डाइटरी प्रिकॉशंस नहीं है। नॉर्मल हेल्दी डाइट हम प्रमोट कर रहे हैं, साफ़ खाना, साफ़ पानी। इसके अलावा कुछ भी स्पेशल ऐसी डाइट नहीं जिसके पीने से, खाने से मरीज जल्दी ठीक हो रहा हो। उसमें वो जो हमारे मिथ है कि गन्ने का रस पिला दें, ठंडे जूसेस पिला दें, उसका कोई साइंस से ताल्लुक़ नहीं है। नॉर्मल हेल्दी डाइट लें। तुरई लोग कहते हैं ज़्यादा खिलाओ, तुरई ठंडी सब्जी है, समथिंग लाइक दैट। जी, कोई उसकी साइंस में सपोर्ट नहीं है। वो यही है कि आप सादा खाना दें, ऐसा खाना जो रूटीन में खा रहा है, बैलेंस डाइट हो, साफ़ खाना हो। ऑयल में पका हुआ भी खा सकता है? बिल्कुल खा सकते हैं। अंडा, मछली, गोश्त, कुछ शय मना नहीं है। अच्छा जी, ये जो गर्म सर्द का कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई इतना सही नहीं है। हाँ, क्योंकि ये बात सुनने को आई थी कि गर्म कोई चीज़ नहीं देनी, तो ये सब ऐसा कुछ साइंस इस चीज़ को नहीं मानती। नॉर्मल हेल्दी डाइट। फिर उसके बाद आ जाता है कि ऐसा यरकान जो लंबे से तक चल रहा है, साइलेंट डिजीज़ है, किसी बहाने से चेक करने से पता चला है, उसमें भी जो आर्टिकल्स हैं अलहदा से, वो तो उसकी सेपरेट करनी है, घर की आर्टिकल्स जिसकी मैंने बात की। उसके अलावा उसके साथ इकट्ठे खाने पीने से, उसके प्लेट में इवन खाने से, उसके ग्लास में पानी पीने से, उसके बिस्तर में लेटने से, बच्चों को चूमने से बीमारी एक से दूसरे को नहीं लगती। तो उसको अछूत नहीं बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मतलब किसी उसके ग्लास में पानी भी पी सकते हैं, उसकी प्लेट में खाना भी खा सकते हैं? जी, हेपेटाइटिस बी में इस तरह की कोई प्रिकॉशंस नहीं है, सवाए उन चीज़ों के जिनकी हमने बात की। कंघी, दांतों का ब्रश, टावल, रेज़र, नेल कटर और ज्वेलरी अलहदा रखनी है। अदरवाइज़ इकट्ठे खाने पीने से, इकट्ठे रहने से, उनके ग्लास में को पानी पी लें, प्लेट में खाना खा लें, गले मिल लें, बच्चों को चूम लें, ऐसी कोई एहतियात नहीं। ओके। उसके बाद आगे अगला मरहला आता है जी मैरिटल रिलेशंस, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में। उसमें भी मैरिटल रिलेशंस रख सकते हैं। उसमें हमने घरों को टूटते हुए देखा है सिर्फ हेपेटाइटिस बी के डायग्नोसिस के बाद। तो अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्डम इस्तेमाल करने से पार्टनर को लगने का चांस ख़त्म हो जाता है। अच्छा। तीसरे नंबर पे रह जाती है कि इसकी स्पेशल डाइट। तो स्पेशल डाइट कॉम्प्लिकेशन की स्टेज पे, जब जिगर पेट पे पानी आ जाता है, दिमाग माउफ हो रहा होता है, या जिगर का कैंसर बन जाता है, या कुछ और मतली उल्टी की कैफियत हो रही होती है सवेयर आखिरी स्टेजेस में, तो उसमें कुछ डाइटरी प्रिकॉशंस हैं जिसमें हम कहते हैं कि कभी कह रहे होते हैं हम कि सॉल्ट कम ज़रा इस्तेमाल करें, कभी हम कह रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा एक वक्त में खाएं ना। तो इस तरह की कुछ प्रिकॉशंस हैं, लेकिन वो लेट स्टेज की कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ में हैं, अर्ली डिजीज़ में। और ये कितने टाइम तक क्योरेबल है? पेशेंट घर चला जाता है? हर स्टेज पे उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, और ट्रीट का मतलब ये है कि उसको एक रीज़नेबल लाइफस्टाइल दे सकते हैं, वायरस को साफ़ कर सकते हैं, और उसको साफ़ करने वाली टैबलेट्स जो हैं आजकल, पहले इंजेक्शंस भी थे, अब टैबलेट्स भी हैं। टैबलेट्स का साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हैं। एक ही मसला है हेपेटाइटिस बी के लिए कि बाद सूरतों में उसको इलाज को काफ़ी महीनों और सालों तक जारी रहना पड़ता है। तो ये मुख्तसर इलाज नहीं है, इसका इलाज टैबलेट्स की फॉर्म में बाद सूरतों में सारी उम्र जारी रहता है, और उसके साथ हमें रीज़नेबल लाइफस्टाइल के साथ
एट टाइम्स ही देखें, जिस तरह शुगर है या ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उसकी दवाई भी तो सारी उम्र खानी होती है ना। एज यू सेड कि ये क्योरेबल है। जी क्योरेबल। देखिए अगर अर्ली स्टेज पे आया, एक्यूट हेपेटाइटिस आया तो खुद ब खुद जिस्म से निकल जाना है उसने, तो क्योर हो गया, ख़त्म हो गया। एक्यूट हेपेटाइटिस नहीं है, थोड़ा पुराना आया है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, तो ये लाइफ टाइम तक वो भी उसके साथ जो दवाइयों के साथ उसका वायरस दबा रहेगा, उसका क्लियर रहेगा ये बॉडी में रहेगा। जी, लेकिन उसकी तोड़ फोड़ रुकी रहेगी। ठीक है, जैसे जिगर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बाकी आपके जी तोड़ फोड़ मजीद नहीं करेगा और कंट्रोल में रहेगी बीमारी। और आज की तारीख में तो इसकी यही समझ है। और अगर लंबे अरसे तक ये दबा रहे तो जिस्म में से इतना कम मिकदार में चला जाता है कि वो फिर नुकसान भी नहीं पहुंचाता, बाद सूरतों में दवाई भी बंद हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि स्टेज कौन सी है। अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी रहनुमाई का। हैप्पी से बचिए, साफ़ खाना खाइए, साफ़ पानी पीजिए और हेल्दी डाइट लीजिए और अपना ख़ास ख्याल रखिए। और ये जो रिश्ते तोड़ देते हैं आप लोग, शादियाँ ख़त्म कर देते हैं, अगर मियाँ को हेपेटाइटिस या किसी बीवी में कोई हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम आ जाए तो ये तलाक़ों तक बात पहुँच जाती है। तो यहाँ तक इस केस को ना लेके जाएं। डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से समझाया कि दवाइयों के ज़रिए इस जो है हेपेटाइटिस को दबाया जा सकता है, मगर जिस तरह से शुगर की दवाई, जिस तरह से ब्लड प्रेशर की दवाई आप लेते हैं, उसी तरह इसको भी साथ लेनी पड़ेगी आपको। विल बी राइट बैक आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा और अब हम बात करने लगे हैं इस टॉपिक के ऊपर कि आजकल स्कूल, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा जो है रुझान हो गया ड्रग्स के ऊपर। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ड्रग्स की लत में लग गए हैं और पेरेंट्स को इसके बारे में कोई इल्म ही नहीं है, पता ही नहीं है। ना ही तो जब वो घर आते हैं उनके पेरेंट्स उनके बैग्स चेक करते हैं, ना ही तो ये पूछते हैं कि जिन बच्चों के पास आप कंबाइंड स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं। और कंबाइंड स्टडीज़ में जो है वो एक बहाना होता है कि हम बच्चे आपस में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपना कंबाइंड स्टडीज़ करें, मगर ऐसे ये एक बहाना ही होता है। और मोस्टली जो है वो ज़्यादातर वहाँ पे बच्चे जो हैं आपस में मंशियात की बात कर रहे होते हैं और ऐसे ग्रोह के साथ जुड़े हुए होते हैं जिनको कॉल करके बुला रहे होते हैं और मंशियात ख़रीद रहे होते हैं। और बच्चे इन चीज़ों की लत में मुब्तला होए जा रहे हैं और पेरेंट्स को, घर वालों को इसके बारे में ख़बर और इल्म बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो हमने इसकी रोकथाम की लिए जो बात करनी है वो आज ख़ास तौर पे अपने शो पे बात करनी है। और इसीलिए हमने जिन माहिरीन को हमारे शो पे बुलाया है, जो एक्सपर्ट हैं, जो इन चीज़ों को देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को इन चीज़ों से रोका जा सकता है और कैसे कैसे बच्चे जो हैं इन लतों में पड़ रहे हैं और क्या वजूहात होती हैं, तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अबू अल हसन, CEO ब्रिज रिहैबिलिटेशन सेंटर से। और आज ड्रग्स के ऊपर ही हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से जी। ये तो बहुत बुरा हाल हो गया है कि बच्चे जो हैं आजकल 50% कहूँ, 60% कहूँ, 80% कहूँ, बच्चे ड्रग्स की तरफ जो है वो रवा दवा हो रहे हैं और इसकी आदत बना लेते हैं। तो ये क्या है? अब देखना ये पड़ेगा कितने परसेंटेज पे हम नहीं जाएंगे। तकरीबन आप हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में देखें तो ड्रग्स का जो रुझान है वो इस हद तक आगे चला गया है कि बग़ैर ड्रग के कोई भी अगर लड़का या लड़की है तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता। एक कूल फैक्टर माना जाता है ड्रग्स के इस्तेमाल को। हमें ये देखना है कि लाहौर के या पाकिस्तान के तमाम बड़े यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स के अंदर जो है ड्रग्स का जो इस्तेमाल है वो रिक्रिएशनल तौर पे किया जाता है। अच्छा, इसको बुरा नहीं समझ के किया जाता, इसको फैशन समझ के किया जाता है, इसको फैशन समझ के किया जाता है, इसको ट्रेंड, इसको पार्टी, इसको हाई, इसको कूल समझ के किया जाता है और सब करते हैं। अच्छा, सबसे ख़तरनाक बात क्या है कि जैसे ही आप ये रिक्रिएशनल ड्रग जब करते हो जिसमें वेप है, आइस है, वीड है, अल्कोहल है या बियर है, ये जब किया जाता है तो इसके करने से शुरू में कोई नुकसान नहीं है। रिक्रिएशनल ड्रग है। आप अगर पार्टी कर रहे हो तो आपकी पार्टी बहुत जो है खूबसूरत हो जाती है, आप बहुत हाई फील करते हो। उसमें क्या होता है कि आपने जब इकट्ठे रहना है, इकट्ठे होना है, तो वहाँ पे एक दूसरे से सुन के, और किसी को इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, बच्चे एक दूसरे से इन्फ्लुएंस में आते हैं, पीयर प्रेशर में आते हैं और ये करना शुरू कर देते हैं। आप जो बात कर रही हैं ना कि सोसाइटी के अंदर ये जो ड्रग्स का है, वालिदैन को जो है इस हवाले से जो है अलर्ट होना चाहिए। उसमें क्योंकि वालिदैन बच्चों को कंबाइंड स्टडीज़ के लिए
स्कूल के बाद एक दूसरे के घरों में और एक दूसरे के फार्म हाउसेस पे जाने देते हैं, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जिस तरह से आपने किसी को जंग पे भेजना है ना, अब बच्चों को अगर स्कूल कॉलेज भेज रहे हैं ना, अगर आपका टीनेजर है तो आप समझिए आप जंग पे भेज रहे हैं, आपने पहले तैयारी करनी है। अगर आप ये समझेंगे कि हमें पता चल जाए कि हमारा बच्चा क्या ड्रग में इन्वॉल्व है या नहीं है, तो इस गलत फहमी में ना रहें। अगर आपका बच्चा लाहौर के या पाकिस्तान के किसी भी अच्छे स्कूल कॉलेज में जा रहा है तो वहाँ पे जो माहौल है उस माहौल से आपके बच्चे ने लर्न करना है। तो प्रिएम्प्टिव मेजर्स लें, पहले से सिखा के बच्चों को भेजें अगर अपने बच्चों को बचाना है। आप किसी गलत फहमी में क्यों रहते हैं कि आपके बच्चे जो है नाइट ओवर के लिए जाते हैं, कंबाइंड स्टडीज़ के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ स्टडीज़ ही होती होंगी। अगर आपका टीनेजर बेटा या बेटी है तो वो वहाँ बैठ के ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। अच्छा, अगर आप नहीं भी जाते तो सोशल मीडिया का दौर है, मुझे बताएं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये बाकी जितनी ऐप्स हैं, इनके ज़रिए ड्रग्स को मंगवाया भी जाता है, किया भी जाता है, और ये आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा करते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए वो कैसे, मुझे बताइएगा। ये स्क्रॉल तो कर रहे होते हैं, ये चीज़ें देख रहे होते हैं, वेप हो रही है, कोई किसी किस्म का कोई नशा इस्तेमाल कर रहा है, कुछ कर रहा है, आपस में वो लोग एक दूसरे को देख के तो उसमें सेट होने की कोशिश करते हैं, मगर हाउ कम सोशल मीडिया इज़ अ पार्ट ऑफ दिस। आप ये देखिए कि अभी जो परसों जो है हमारी CM साहिबा ने एक ग्रुप पकड़ा है, जॉर्डन ग्रुप, जो कि ड्रग्स को सप्लाई करते थे। ये ड्रग्स आती थी बाहर के ममालिक से और ये किसी चॉकलेट में, टॉफ़ीज़ में आती थी और ये घरों के अंदर डिलीवर होती थी। Oh my God! तो आप मुझे बताएं, ये जो ड्रग्स मंगवाई जा रही हैं, ये कोई बड़ी उम्र का आदमी तो नहीं मंगवा रहा ना, ये हमारे घरों के वो टीनेजर बच्चे और बच्चियाँ मंगवा रही हैं और वो आ रही हैं। जितनी आप रात को फूड डिलीवरीज हो रही होती हैं, इनमें वो ग्रुप्स शामिल हैं, वो आपके बच्चों को ड्रग्स जो है वो सप्लाई करके चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, मेरी बात सुने, मेरे पास क्योंकि डेली का काम है, हमारे पास इंडोर में पेशेंट्स होते हैं, तो मैं फैमिली से पूछता हूँ कि आपका बेटा, कहते हैं डॉक्टर साहब 24/7 हमारी नज़र के सामने रहता है। तो मैं कहता हूँ अच्छा कोई आता जाता है? नहीं, कोई नहीं आता जाता। मैं कहता हूँ फूड जो है फूड डिलीवरी होती है घर में, ये जो डिलीवरी करवाते, कहते हैं हाँ होती है। मैं क्या, इसका मतलब फिर ड्रग आ रही है। अच्छा, अब क्योंकि उसमें आपने कह दिया तो वो जो है आपकी फूड के साथ ड्रग भी दे देते हैं। तो आप ये देखें ना कि सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें किस हद तक फैलती चली जा रही हैं। अब क्योंकि डिमांड है, आप देखें ना, अगर कोई भी बच्चा जो है वो ड्रग पे लग गया है, मैं यहाँ पे बताऊँ कि आप जब ड्रग का इस्तेमाल करते हो ना, तो 3 तरह की स्टेजेस हैं। पहली रिक्रिएशनल स्टेज है, जिसको एडॉप्टिव स्टेज कहते हैं। इसमें जब आप नशा करते हो तो नशे से सुकून मिलता है, हाई मिलता है, फ़न मिलता है, आपकी एनर्जीज़ बेहतर होती हैं। अमूमन स्कूल कॉलेजेस में जो बच्चे स्टडीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसी ड्रग्स मौजूद हैं जिनके करने से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। आप ज़्यादा पढ़ते हो, आप ज़्यादा जो है अच्छे मार्क्स लेते हो। तो ये जो एक कंपटीशन है, इसकी वजह से भी आप स्टिमुलेंट का इस्तेमाल करते हो और वो आपके अंदर एनर्जीज बढ़ाता है और आप जो है अपनी जो है इसमें इस किस्म की भी ड्रग्स आ गई हैं। तो फिर ये बच्चों को तो इस तरह से ये तो डिपेंडेंट हो जाएंगे, इस तरह के मोहताज हो जाएंगे और इसके आदी हो जाएंगे। दूसरी स्टेज डिपेंडेंट स्टेज ही है। पहली एडॉप्टिव, दूसरी डिपेंडेंट। डिपेंडेंट स्टेज में क्या होता है, अब आप उसके बगैर कर कुछ नहीं सकते। हाँ, अब आप आदत लग गई है। अब आप ये देखिए ना, ये सिगरेट पीने वाला है, तो उसका हर काम ही सिगरेट के साथ ऐसा ही है। उसको वॉशरूम जाना है, उसको खाना खाना है, उसको सोना है, उसको जागना है, उसको बात करनी है, उसको सिगरेट लेना है, तो डिपेंडेंसी होगी। मोस्टली जैसे हमारे कोई ड्राइवर्स होते हैं जिनको सिगरेट की बहुत ज्यादा लत हो, मोटरवे पे गाड़ी ले जाओ या कभी कभी ऐसे कहीं ले जाओ और आधा घंटे से 1 घंटे से ऊपर अगर गाड़ी उन्होंने चला ली तो उनका दिमाग खराब हो जाता है, वो आपके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से उनको सिगरेट की आदत है, क्योंकि डिपेंडेंसी है ना। फिर हमको बोलना पड़ता है कि गाड़ी से उतर के आप पी ले सिगरेट, थोड़ा हमें पता होता है। हाँ। तो ये सीन है आप ये देखें ना, ये निकोटीन जो है ये निस्बतन कम ख़तरनाक ड्रग है बनिस्बत जो हम स्टिमुलेंट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब उसमें यह है कि हमारे आप देखेंगे सोसाइटी के अंदर रुझान बढ़ गया नाइट ओवर्स का, नाइट स्टेज का, और क्योंकि को एजुकेशन है, आप देखें कि हमारी सोसाइटी के अंदर अब जो ड्रग्स के हवाले से है, एक तो फैमिलीज़ के अंदर एक ड्रग कल्चर मौजूद है। आप ये देखें, हमारी अब मोस्टली शादियों के अंदर
मेहंदियाँ हैं, ढोलक हैं, डांस पार्टीज हैं, तो वहाँ पे बोतल भी चल रही होती है जी। अच्छा, जब चल रही है तो सब मतलब इन लोगों को पता होता है कि वो तायाब्बा भी जो है बोतल में है, वो भी शरबत खंग पी रहे हैं, वो भी शरबत खंग पी रहे हैं। ये एडॉप्टिव स्टेज है, देख रहे हैं कि सब कर रहे हैं, अच्छा वहाँ कर रहे हैं। अब आपके कोई दोस्त, आपके कोई जो है ज़ाहिर ग्रुप डांसेस होते हैं, तो उसमें तो आपने भी वो करना है क्योंकि सारी रात जागना है और ये सारा कुछ कर रहा होता है। तो फैमिलीज़ के अंदर कल्चर बन चुका है और फैमिली जो है ना इग्नोर कर रही है। वो कह रहे हैं कि वीड का इस्तेमाल या अल्कोहल का इस्तेमाल इतना बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप ये देखें, हमने बाहर से भी कल्चर लेना शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ पे ये सब कुछ है। लेकिन फ़र्क क्या है पाकिस्तान में और बाहर में? वहाँ पे कानून बहुत सख्त है, वहाँ पे आप गलती नहीं कर सकते। यहाँ पे कानून है ही नहीं। आपका बच्चा अगर इस मसले में फंसा है फिर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, शौहर इस तरह से ये शरबत खंग में लग जाते हैं, बेगमात को मार रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, घरों में उल्टियाँ कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर वो जो बच्चे हैं वो इस तरह के मसले देख रहे होते हैं, फिर बच्चे आगे इस लत में भी पड़ जाते हैं क्योंकि बच्चे देखते हैं घर का माहौल ऐसा है तो फिर आगे खुद भी इस तरह के माहौल में पड़ जाते हैं। उनके लिए मुश्किल नहीं होता फिर, देखिए क्योंकि एक चीज़ वो देख रहे होते हैं कि इस तरह के हालात उन्होंने अपने पेरेंट पे भी देख लिए। मिस फिज़ा, पता है अब क्योंकि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर ड्रग्स का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसमें यह है कि बच्चे भी हैं, माएँ अपने बच्चों को साथ लेके चल रही हैं। आपकी 8 साल की बेटी है, आपका 10 साल का बेटा है, वो आपके साथ ही है, माँ नहीं जो है उसको संभालना है। सेपरेशंस हो जाती हैं, डिवोर्सेस हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो वो बच्चे भी उसी कल्चर का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। डिपेंडेंट स्टेज में आकर फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर आखिरी स्टेज है डिटोरेट स्टेज, जिसमें आप तबाही की तरफ जाते हैं, आप एडिक्ट हो चुके हैं, अब आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अब डॉक्टर साहब ये आदत लग गई, बच्चे पड़ गए नशे में, ठीक है, पेरेंट्स के हाथ से ये बात निकल गई है, अब उनको लग गई है लत, अब कैसे उनको बचाया जा सकता है? देखिए ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ट्रीटमेंट की तरफ आना चाहिए, लेकिन मिस फिज़ा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। अगर हमारे घरों के अंदर बच्चे ड्रग्स की तरफ हैं और हमें पता चल गया कि इनके बिहेवियर्स ख़राब हो गए, क्योंकि आपके रवैयों से पता चलता है। आपका बेटा सारी रात जागेगा, सारा दिन सोएगा, आपसे डिमांड करेगा, पैसे की डिमांड करेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। जब प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। फिर आप पता करते हैं, आपको पता चलता है कि हाँ आपका बच्चा सिगरेट भी पी रहा है, वीड भी ले रहा है, जो है स्टिमुलेंट भी ले रहा है, क्योंकि आजकल जो स्टिमुलेंट आइस, क्रिस्टल मेथड और कोकीन है वो बहुत तेज़ी के साथ वो बढ़ती चली जा रही है। तो अच्छा, एक ब्रेक रिक्वायर्ड है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि अब अगर बच्चा पड़ ही गया है नशे में और हाथ से बात थोड़ी सी निकल गई है, अब इसका बचाव कैसे हो सकता है और किस तरीके से हम उसको राह रास्त पे ला सकते हैं कि वो अपनी ये जो चीज़ें हैं और नशा है, लत है, इसको छोड़ सके, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं ये ड्रग्स के ऊपर कि जो बच्चे ये ड्रग्स और नशे में इनकी लत इनको लग जाती है तो किस तरीके से इनको रोका जा सके। अच्छा, हमारे पास डॉक्टर साहब मौजूद है। मैं एक सवाल और भी आपसे करना चाहूँगी कि आमतौर पर ये जो स्टूडेंट्स हैं कौन सी मंशियात आम हैं इनमें और ये कौन सी आदत हैं जो बहुत ज़्यादा परवान चढ़ रही हैं स्पेशली स्टूडेंट्स? देखिए, आजकल जो सबसे ज़्यादा हमारे पास केसेस आ रहे हैं, मैं तकरीबन अगर मेरे पास डेली 5 to 7 कॉल्स आती हैं तो उसमें से 6 कॉल्स ऐसी हैं जो बच्चे आइस के एडिक्ट हैं। आइस एक स्टिमुलेंट है, क्रिस्टल मेथेम्फेटामीन के नाम से इसका जो है एक सॉल्ट है। उसमें यह है कि ये पार्टी ड्रग है, ये स्टिमुलेंट है, आपको हाई करता है। ये वो एक शीशा जो होता है उसके अंदर डाल के कोई पीते हैं? नहीं, शीशा एक अलग चीज़ है। शीशा, वेप, सिगरेट वो एक अलग ग्रुप है। शीशे के अंदर भी तो डाल के पीते थे ना, जिसकी वजह से शीशे को बैन शैन किया था बीच में। वो शीशा शॉप्स बंद करवा दी थी। वो उस वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा शीशे का रुझान बढ़ गया था और शीशे के अंदर क्योंकि निकोटीन का इस्तेमाल ही होता था और वीड वगैरह का इस्तेमाल भी होता था, तो इसलिए बैन कर दिया गया था। इसीलिए जो है अब जो आप सवाल कर रही हैं ना कि हमारे पास जो केसेस हैं वो आइस, क्रिस्टल मेथेम्फेटामीन की ज़्यादा है। ये एक स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट से मुराद एक ऐसी ड्रग है जो आपको हाई करती है, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाती है, आप हर काम जो है एनर्जी में आके करते हो, वो आपको लो नहीं होने देती, सोने भी नहीं देती, ये जगा के रखती है, आपके अंदर एनर्जीज डालती है, आपको हाई कर देती है। हाँ। आप
नाच रहे हैं तो सारी रात नाच सकते हैं, आप गा रहे हैं तो सारी रात गा सकते हैं। अच्छा, एक गलती जो सबसे ज़्यादा माओ से होती है मुझे लगता है वो ये भी कि सबसे पहले बाप से छुपाती हैं जब तो माएँ छुपाती हैं बच्चों की ऐसी गलती, ऐसा कोई लत या ऐसी कोई चीज़। अब उसके बाद बच्चे जो हैं और मुझे लगता है उनको शय मिल जाती है, परवान चढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक बार उनकी गलती को छुपा लिया गया तो आगे भी अम्मा छुपा लेंगी, वो मज़ीद लत में पड़ते जाते हैं, मगर उस वक्त वो बात हाथ से निकल चुकी होती है। देखिए पता होता क्या है, बच्चे बड़े मास्टर होते हैं, मास्टर मैनिपुलेटर हैं, उनको पता है माँ बाप है ना कैसे ट्रिक से खेलना है, उनको सब पता होता है। और माँ बाप जो है ना ये बड़ी मजबूर कौम है। क्या बात है, ये पता क्या है, ये इतने बेचारे हैं ना, ये अपनी बच्चों की बात मान लेते हैं, ये प्यार करते हैं ना, बिल्कुल सही कहा, तो जो कहेंगे बच्चे मान लेंगे। ये जो प्यार की बीमारी माँ बाप को बच्चों के साथ है वो बेड़ा गर्क कर देती है। तो मैं कहता हूँ माँ बाप बच्चों के साथ जो प्यार करें वो टफ करें, वो टॉक्सिन ना करें, वो जहरीला प्यार करते हैं। मतलब खिलाएं सोने का निवाला मगर देखें शेर की निगाह से। मैं तो कहता हूँ आप खिलाएं सोने का निवाला ना खिलाएं, उनको सादा निवाला खिला के उनको किसी जोगा कर दें, क्योंकि ये जो सोने का निवाला है ये बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। आपके बच्चे के पास अच्छी गाड़ी है तो जो जिसके पास नहीं है उसकी फैमिली को प्रॉब्लम हो रहा है, उस बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है। आप बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजते हैं अच्छी तालीम के लिए, आप बड़े इदारे में भेज रहे हैं। जब आप बड़े इदारे में भेज रहे हैं तो उसका मकसद क्या है कि मेरा बेटा या बेटी पढ़कर एक अच्छा बाशऊर शहरी बनेगा। लेकिन अब वहाँ पर अगर कोई बच्चा जो है वो बड़ी गाड़ी में आ रहा है, उसके पास बड़ा मोबाइल फ़ोन है, उसके पास बड़े सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मुझे बताएं आपका बच्चा अगर आपने नहीं सिखाया तो वो इन्फीरियर फील करेगा, वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा और उस कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए फिर इस तरह की हरकतें करेगा, वो उनके लिए एक सपोर्टिव बनेगा, फिर ग्रुप्स बनते हैं और वहाँ पे आके चीज़ें ख़राब होती हैं। तो जो आप बात कर रही है ना, माँ बाप को एक पेज पे होना चाहिए। कभी भी माँ को बाप से और बाप को माँ से बात छुपानी नहीं है, कैसी भी क्यों ना हो। इस डर से न छुपाएं कि इसका बाप मारेगा या क्या करेगा। कल की बहुत बड़ी मुसीबत से बचने के लिए आज एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लें, क्योंकि फाइनली खुदा ना खास्ता ड्रग एडिक्शन का या तो डेथ है या इलाज है। इसका मुझे ये हद तक कब पहुंचता है ये जो पेशेंट हो जाते हैं? थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं, डिट्रेट स्टेज आ जाती है। वो थर्ड स्टेज क्या होती है? वो आखिरी स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज में तो एडिक्शन होती है, आस्ता आस्ता लत लगती है। फर्स्ट पे एडॉप्टिव स्टेज, जब आप करना शुरू कर गए आपको अच्छा लगने लग गया, प्रैक्टिसिंग में। हाँ, सेकंड स्टेज जो है वो डिपेंडेंट स्टेज है। डिपेंडेंट स्टेज में फैमिलीज को समझ आने लग जाती है कि कोई गड़बड़ है, सिचुएशन सारे सिम्पटम्स में बाहर आ रहे हैं। हाँ, वो फिर वो मैं जैसे कह रहा हूँ हेलुसिनेशंस, रवैये खराब, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, ये सब, नींद ना आना, जागना, ज़्यादा बोलना, परफॉर्मेंस खराब, आपके स्कूल के ग्रेड्स खराब, आप रात को जाग रहे हैं दिन को सो रहे हैं, आपके अपने आप को सबको समझना। अच्छा, तीसरी स्टेज डेट्रिएट स्टेज है। ये कौन से सिम्पटम्स? ये स्टेज है जिसमें आपको हर वक्त अब नशा चाहिए। पहले आप एडॉप्टिव स्टेज में हफ्ते में एक दफ़ा करेंगे, डिपेंडेंट स्टेज में रोज़ाना रात को करेंगे, जो तीसरी स्टेज है उसमें सुबह दोपहर शाम आपको करना है। अगर नहीं करते फिर आपको तकलीफ़ होती है, आप जो है ड्रग डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये जो तीसरी स्टेज है, आपने देखा होगा सड़कों पे, गली महल्लों में, पार्कों में जो लोग पड़े हुए हैं वो तीसरी स्टेज वाले लोग हैं, उनको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। तो बाहर का सरिया जो लगा होता है रोड्स पे, ब्रिज वगैरह का, वो भी तोड़ के ले जाते हैं, वो भी बेच देते हैं। ये हालत भी हो जाती है जी, सरिया आप ये देखें ना, ये मजबूरी है। अच्छा, अब आप ये देखें, ये सिर्फ एक क्लास का मसला नहीं है, ये पुअर क्लास का मसला भी है, मिडिल क्लास का मसला भी है, अपर मिडिल क्लास का मसला भी है, एलीट क्लास का मसला भी है। हर घर के अंदर प्रॉब्लम है, किस तरह से लोग इसको लेकर चल रहे हैं। लास्ट एक और मैं चीज़ पूछना चाहूँगी, कौन लोग हैं, कौन से ग्रुप्स हैं, कौन से गिरोह हैं जिन्होंने ये मुहिम चलाई हुई है कि ये जो कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट्स हैं इनको ये ड्रग्स में डालेंगे और इसकी आदत और इसकी लत लगाएंगे? देखिए मेरी बात सुनिए ना, किसी का भी अगर बिजनेस है तो उसको प्रमोट करेगा, ठीक है। तो ड्रग बेचने वाले पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ से पूरी दुनिया की ड्रग जो है जाती है अफ़गानिस्तान के ज़रिए, ठीक है। तो यहाँ से गुज़र के जाती है, तो यहाँ पर पूरी दुनिया से निस्बतन सस्ता नशा आपको मिलता है। आइस, मैं कल ही मुझे एक पुलिस ऑफिसर बता रहा था कि आइस का जो
ऑफिशियली रेट जो वो बता रहा था कि 350-400 रुपये की ग्राम मिल जाती है, और वो ब्लैक में आपको जो है 2,500-3 हज़ार रुपये की मिलेगी। इसी तरह कोकेन है वो 20 से 25 हज़ार रुपये मिलती है, और बाकी सारी ड्रग्स भी हैं। तो ये बहुत थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का, आपने बहुत अच्छी डिटेल में जाके हमें चीज़ों के बारे में बताया, समझाया। आखिर ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आपके बच्चे जो कंबाइंड स्टडीज़ में जाते हैं उनकी सोबत देखिए, लोग देखिए कि किधर जा रहे हैं, कैसे बच्चे हैं, कैसे लड़के हैं, कैसे लड़कियाँ हैं जिनमें उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो स्कूल कॉलेज में भी इनके, क्योंकि अब तो स्कूल में भी ड्रग सप्लाई शुरू हो गया है, ख़ुद डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बैठ के बोला है। तो जो बच्चे आपस में गैदरिंग करते हैं कि ये बर्थडे पार्टीज़ है, ये नाइट स्पेंड करना है हमने फ्रेंड्स के साथ, उनकी घर में जीटी है, पार्टी है, ये पार्टी का जो सो कॉल्ड ट्रेंड निकला हुआ है ना, ये पार्टीज़ अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। ये पार्टीज़ ही आपके बच्चों को ख़राब कर रही हैं। कोई जीटी नहीं होती, कोई पार्टीज़ नहीं होती है, कोई डांस पार्टीज़ नहीं होती है। क्या तरीका है? ये डांस पार्टीज़ होती ही इसीलिए कि ये ड्रग्स जो है वहाँ पे बच्चे इस्तेमाल करें, और रातों को अपने नशे के उबूर जो है वो जो हाई ऑन लाइफ होते हैं वो वहाँ पर वो हो जाएं, सारी रात वहाँ पे नाचें, ड्रग्स इस्तेमाल करें, किसी की आवाज़, किसी का शोर नहीं, कुछ नहीं, उसमें म्यूज़िक भी आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सट्रीम पे जाके सुनाई दे रहा होता है, चाहे उसके सुर ताल हो, चाहे आवाज़ हो। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये रेव पार्टियाँ, ये जो सब कुछ हो रही होती हैं, इन पर काबू पाएँ, इधर अपने बच्चों को न जाने दें। और अगर आपका बच्चा, आपको पता चल गया कि ऐसे ड्रग्स में मुब्तला हो गया है, तो आप खुदारा उसको प्यार से, मोहब्बत से इसको कंसर्न करें, उसको डॉक्टर को दिखाएं। अगर रीहैब भी भेजना पड़े तो प्लीज़ आप रीहैब भेजें अगर हालत ज़्यादा ख़राब है। शर्माए नहीं, घबराए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि आपके बच्चे की ज़िंदगी सबसे कीमती, आपकी पूरी दुनिया की, आपकी कमाई हुई दौलत से, आपके घर से, आपके जायदाद से, आपकी किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे की जान, वो आपने बचानी है। और ड्रग्स ख़ास तौर पे एक जहरीली चीज़ है जो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को उसके कब्र तक पहुँचा सकती है। तो आप लोगों ने सब ने इससे बचकर है। दांत में दर्द, मुंह से स्मेल आना, दांतों से खून आना, कुछ भी सालन बोटी खाना, बुरकी खाना, बोटी फंस जाना, दांत का हिलना, दांत में कैविटीज़, दांत पीले, यू कांट स्माइल, बहुत सारे ऐसे मसले हैं, सबको होते हैं ना, सबको होते हैं। इसी पे बात करने के लिए आज हमने जिनको दावत दी है वो है सैयद मन्नान अज़हर, डेंटिस्ट हैं, इज़ वेरी गुड माशाल्लाह, बहुत एक्सपर्ट हैं अपने काम में। तो आज हम इनसे सारे मसलों का हल पूछेंगे, ठीक है जी? वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और सबसे पहले हम शुरू यही कर देते हैं कि एक तो सबसे पहले ये जो दांतों का मसला शुरू होता है, ये कब से शुरू होता है? पहले हमारे दूध के दांत होते हैं, उसके बाद दूध के दांत हमारे गिर जाते हैं और हमारे एक नए दांत आ जाते हैं। वो जो दांत आते हैं उनमें बहुत सारे मसले होते हैं। अब वो क्यों शुरू होते हैं, किस एज से शुरू होते हैं, दांत का कीड़ा लगना, दांत में कैविटीज़ आ जाना, ये सारा कुछ कैसे और इस सिनेरियो से कैसे बचा जा सकता है? अच्छा, सबसे पहले तो ये जो प्रिवेंशन की हम बात कर रहे हैं, इसका जो फर्स्ट स्टेप तभी से शुरू हो जाता है जब पेरेंट्स को अगर अवेयरनेस हो, जब बच्चा बेबी पैदा हुआ और उसके जो मुंह में पहले दांत आ रहे हैं, तो उसके वक्त से ही पेशेंट्स को या पेरेंट्स को बिल्कुल अवेयर होना चाहिए कि उन्होंने क्या केयर करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो बच्चों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वो है बेबी बॉटल कैरीज़। वो होता ये है कि जब बच्चे रात को फीडर लेके मुंह में सोते हैं, माएँ फीडर रख के मुंह में सुला देती हैं, और अमूमन उसमें वो जो दूध है वो रात को दांतों पे लगा रह जाता है, तो वो उन पर फर्मेंटेशन वो फटता है बच्चों के दांतों के मुंह के दांतों में ही, एंड देन वो कैविटीज़ या जो कैविटीज़ और जिसे कहते हैं इन्फेक्शन क्रिएट करना शुरू कर देता है। अ टाइम विल कम, पेरेंट्स को तब पता लगता है जब बच्चा तकरीबन 2-3 साल या 4 साल में पहुंचता है, और जब उसके वो दांतों में एक ब्लैक सी कुछ चीज़ें यानी कैविटीज़ नज़र आना शुरू होती हैं। और इस तरह की आ जाती हैं कुछ पेरेंट्स को तब पता चलता है जब वो आधा दांत खा चुका हो, वेरी ट्रू, गायब हो जाता है। वेरी ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही है। और तब वो उनको रेड फ्लैग नज़र आता है कि ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के साथ हमारे, एंड देन वो एक ऐसा टाइम है जब डेंटिस्ट जो है वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, उसको वो अभी कंप्लाइंट नहीं है, वो ट्रीटमेंट नहीं करवा सकेगा, और उसके लिए फिर जनरल एनेस्थीसिया में ही अमूमन हमें ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं। अच्छा, मतलब फिर वही इंजेक्शन लगा के। अब सपोज एक बच्चा, उसका आधा दांत जो है वो इस तरह से कीड़ा खा गया है, तो वो उसका क्या हल है? वो 9-10 साल का, 11 साल का बच्चा है, क्या करे? नहीं, 9-10 साल 11 साल के बच्चे की बात नहीं कर रहे, ये हम बात कर रहे हैं
3-4 साल के बच्चे के बिल्कुल स्टार्ट में, जब बिल्कुल स्टार्ट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है तो वो तो फिर आगे बढ़ती जाएंगी ना। हम शुरू में से प्रिवेंशन कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपने बच्चे को बेबी बॉटल कैरीज होने से बचाना है, रात को फीडर नहीं देना, और अगर देना पड़ रहा है तो उसमें लास्ट फीडर जो आपका वो पानी का हो, और या फिर दूध के फीडर के साथ नहीं सुलाना है। एग्जैक्टली। और बहुत ही अच्छा है जब बच्चा सो रहा हो तो मदर जो सिलिकॉन ब्रशेस आते हैं जो मदर अपनी फिंगर पे पहना देती है, एंड देन उस सोते हुए बच्चे से ही बेशक उसके दांत क्लीन कर दें, वो बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें फॉलो करते हैं तो आगे इश्यूज डेवलप ही नहीं होते। अच्छा। अगर ऐसा सब सिनेरियो क्रिएट हो गया है तो इन दैट केस मजबूरन हमें जनरल एनेस्थीसिया में ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा कंप्लायंट नहीं है, इज नॉट गोइंग टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस जो हम उसको कहेंगे। सो फिर हमें जनरल एनेस्थीसिया में ही ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं, और वो फिर थोड़ा एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, और वो एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो इसीलिए अगर एट द अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं या मदर एक्सपेक्ट कर रही है, सो उसी टाइम से ही जो कुछ अवेयरनेस वीडियोज़ होती हैं बहुत ईजीली इंटरनेट पर अवेलेबल भी होती हैं, वो पता होनी चाहिए मदर को भी, फादर को भी, कि उन्होंने बच्चे को कैसे डेंटल हाइजीन कैसे मेंटेन रखना है। और ये जो ब्रश करवाना है हमने, ये टूथपेस्ट जो इस्तेमाल करवाना है, ये 2 टाइम करवाना है बच्चों को, और कोई सा भी टूथपेस्ट हो सकता है, ये स्पेसिफिकली उसके अंदर कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स ज़रूरी हैं जो हम बच्चों को दें, वो टूथपेस्ट से बच्चे दांत साफ करें? अच्छा, ब्रांड कोई भी अच्छा हो, लेकिन बच्चों के अलग टूथपेस्ट आते हैं, उसमें एज भी मेंशन हुई होती है। अमूमन पेरेंट्स जिनको अवेयरनेस नहीं होती वो बड़ों के टूथपेस्ट ही बच्चों पे लगा रहे होते हैं, और उससे उनकी ग्रोथ इनहिबिट होती है, उनको मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग होंगे, हो सकते हैं। सो इसलिए बेहतर ये है कि आप बच्चों को वही टूथपेस्ट इस्तेमाल करवाएं जो कि जो कंपनी क्लेम करती हो कि ये बच्चों का है। ठीक है। अच्छा, बच्चों में जो दांत टेढ़े मेढ़े इशू हो जाते हैं वो किस वजह से हो जाते हैं? You're right. So, होता बच्चे ये के दांत तो निकल रहे हैं, किसी के इधर राइट निकल रहा है, किसी का उत्तर, किसी का दक्षिण, ये की जो शेपिंग है ये किस तरीके की है, तो काबिले तारीफ भी नहीं है। हाँ, आई अंडरस्टैंड। तो ये जो प्रॉब्लम है ये स्टार्ट होती है जब एज यू कैन सी कि बेबी बॉटल कैरीज हुआ, अगर नहीं भी हुआ, सो बच्चों की डाइट आजकल सॉफ्ट होती जा रही है। जब वो सॉफ्ट डाइट हो, दांतों पे लोड नहीं पड़ता, दांत टाइमली गिर नहीं रहे हैं, अमूमन गिर जाते हैं लेकिन बहुत से बच्चों के नहीं गिर पाते। अच्छा, ऐसी ग़िज़ा जिन पे दांतों पे लोड पड़ता हो, जैसे आपने याद होगा, आपने शायद ये, मैंने तो बहुत ज्यादा गंडेरियां खाई, गंडेरियां, अखरोट तोड़वाती थी अम्मी दांतों से, कोकोनट, और इस तरह की जो एप्पल को सामने से बाइट करना। सो ये सब चीजें मैंने तो अपने बचपन में बहुत की हैं, आपने भी की होंगी। और मुझे याद है कि मैं जब गंडेरियां खाता था तो वो मेरे खाते हुए दांत कुछ मतलब जब मैं 5-6-7 साल का था तो गिर जाते थे इस तरह से। सो क्योंकि जब बच्चों की डाइट इतनी सॉफ्ट हो चुकी हुई है, वो सख्त चीजें सामने से बाइट नहीं करते या पीछे से बाइट नहीं करते, तो वो जो टाइम आता है जिसमें दांत गिरने चाहिए वो गिरते नहीं हैं। और समटाइम्स बच्चों को चोट लगने की वजह से जो दांत ने अभी 7 साल की या 6 साल की उम्र में गिरना था वो 4 साल या 5 साल की उम्र में गिर गया। सो जिसकी वजह से 2 प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, या तो जॉ साइज ज़्यादा होगा या जॉ साइज छोटा होगा। अच्छा। अब जब दांत इरप्ट कर रहे हैं उनको स्पेस इनफ नहीं मिल रही, तो जिसको जहाँ जगह मिलेगी वहाँ इरप्ट कर जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं, बच्चों के दांत में चीज़ें फंस जाती हैं मोस्टली, आपको पता है, ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं, फिर वो उसकी फ्लॉसिंग कैसे, उसकी सफाई कैसे छोटे बच्चे को करवाई जाए? अच्छा, छोटे बच्चों के लिए तो फिलहाल आपको सबसे पहले हमें फेज़ 1 पे जाना पड़ेगा ना, कि बच्चों से ब्रशिंग करवाएं, वही बहुत इनफ है। लेकिन अगर ब्रशिंग का तरीका भी बता दें। मैं आई विल टेल यू अभी। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है फ्लॉस। अमूमन ब्रशिंग पे पेशेंट्स भी बहुत जोर देते हैं, डेंटिस्ट भी बहुत जोर देते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा मिस हो जाती है वो है फ्लॉस। बच्चों को भी फ्लॉस कराना, अगर बच्चों को फ्लॉस करवाएंगे तो उनके तो दांतों में गैप ज़्यादा नहीं आ जाएगा फिर? अच्छा, पहली बात ये कि मैंने कहा ना कि बच्चे जब कर सकें फ्लॉस तो उनको फ्लॉस करवाएं, और गैप जो है वो कभी भी नहीं आता फ्लॉस से, ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। अच्छा। अगर हम फ्लॉस करेंगे तो उससे गैप कभी नहीं आता, वो महसूस ऐसा होता है कि गैप आया। वो इसलिए क्योंकि जब हमारे दांतों के दरमियान में कुछ नेचुरल स्पेसेस होती हैं, ब्रेजर से कहते हैं, वहाँ पे कोई फूड पार्टिकल फंस गया, अब आपकी बॉडी इसको परसीव करेगी कि गैप नहीं है। आपकी टंग जब रन करेगी ओवर योर टीथ तो वो महसूस ऐसा होगा कि वो गैप नहीं है, वो सब जगह क्लोज्ड है। जब आपने फ्लॉस किया, वो जगह क्लीन हो गई, तो वो आपको जो एक नॉर्मल एनाटमी है वो एक गैप की तरह लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने वो पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। सो इसलिए फ्लॉसिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। व्हेन वी ब्रश, अगर आप एक छोटी सी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, सो व्हेन वी ब्रश हम अमूमन इस तरह से ब्रश करते हैं। ठीक है, साइडों में ऐसे कर रहे हैं। सो सर्फेसेस कौन सी क्लीन हो रही हैं, या तो ये सर्फेस क्लीन हो रही है या बैक वाली क्लीन होगी जब आप पीछे ब्रश करेंगे।
जो सरफेस सबसे ज़्यादा इग्नोर होगी वो दांतों के दरमियान की सरफेस है, यानी कि ये वाली सरफेस है। जब ये जो सरफेस है जहाँ पे फ्लॉस नहीं, सिर्फ फ्लॉस जा सकता है, यहाँ ब्रश नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। So, इसलिए ब्रशिंग इज़ नॉट इनफ। अमूमन लोग जोर देते ही ब्रशिंग पे हैं और ब्रशिंग सख्त करते हैं, हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं और ज़ोर ज़ोर से करते हैं और हर मतलब समझते हैं कि हमने जितना ज़ोर से और जितनी दफ़ा ब्रश किया उतने दांत हमारे सफ़ेद हो जाएंगे और कीड़ा नहीं लगेगा। हाँ। असल में वो जो कीड़े ने काम करना था वो खुद आपके ब्रश नहीं कर दिया, वो आपके दांत को डैमेज कर देता है। सो आपने ब्रश यूज़ करना है तो वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट, जो भी कंपनी क्लेम करती है सबसे सॉफ्ट ब्रश वो यूज़ करें। और तो फिर ये तीन किस्म के ब्रशेस क्यों आते हैं? आप जाते हैं तो मीडियम वन, हार्ड ब्रश, सॉफ्ट ब्रश, इस तरह ये क्या है? अच्छा ये कुछ की मेडिकल की जब डेंटली ज़रूरत पड़ती है तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप हार्ड करें या मीडियम पे आ जाएं, लेकिन वरना हमें आम रेगुलर जो लोग हैं जितने भी, उनको सॉफ्ट ब्रिसल्स के साथ ब्रश करना चाहिए, सॉफ्ट से करना चाहिए। और एक थोड़ा सा हमारी मिडिल क्लास मेंटालिटी भी तो है ना कि वो मिडिल, हमें लगता है मीडियम ज़्यादा चलता है। हाँ, तो मीडियम मिस करते हैं क्योंकि उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो बहुत टाइम बाद जाके होते हैं। उनमें वो पहाड़ बने हुए ऐसे जो उतार चढ़ाव वाले वैसे लेने चाहिए या बस सीधा ब्रश लेना चाहिए? नो, वो शेप्स जरूरी होती है, वो आपकी टूथ की एनाटॉमी, वो जो शेप्स दिखाते हैं पहाड़ जैसा, वो ऐसे जब वो ब्रश आके यहाँ लगता है सो वो इन तमाम एरियाज के अंदर वो ब्रिसल्स पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी वो फ्लॉस को रिप्लेस नहीं कर सकता। फ्लॉस इज दिस इज द फ्लॉस। ये बहुत एक कॉमन चीज है। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फ्लॉसेस होते हैं। एक होता है फ्लॉस पिक्स, जो अमूमन आपने देखा होगा टूथपिक के ऊपर एक धागा सा लगा होता है, वो फ्लॉस पिक्स होते हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपको आदत नहीं है, आप डेवलप करना चाहते हैं, इनिशियली यूज़ करना चाहते हैं या वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कि वो उस फ्लॉस से क्लीन होकर दांत कैसे महसूस होते हैं, तो आप बेशक वो यूज़ कीजिए। ठीक है। ऑफिशियली यूज़ ये होना चाहिए। और इससे भी बेहतर एक और फ्लॉस आता है, उसे वाटर फ्लॉसर कहते हैं। दैट्स अ मशीन, वो आप दांतों पे फेरते जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली उन सारे एरिया से वो क्लीन कर देता है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, सो नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड दैट। ठीक है। सो अभी आप सिर्फ ये स्ट्रिंग फ्लॉस पे फोकस रखें। सो दिस इज द फ्लॉस, एज यू कैन, अगर कैमरा फोकस कर पाए। आपको ही कैमरे ने फोकस किया हुआ है। सो इसको वो थ्रेड को उन्होंने इसको लेना है और अपने फिंगर पे रैप करना है, एंड देन ये जो सरफेसेस हैं इसके दरमियान में ले जाके इनको क्लीन करना है। सिर्फ ये नहीं कि आपने सरफेस को ले जाके अंदर पास कर दिया, वो सिर्फ काफ़ी नहीं होगा। जब आप अंदर ले गए हैं तो पहले एक साइड की सरफेस को क्लीन करें, फिर दूसरी साइड की सरफेस को क्लीन करें। अच्छा। सो ये दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मतलब 3-4 times you have to just do it upwards and downwards. Exactly. और आप हमें अक्सर पेशेंट्स आके, हमें तो फ्लॉस का तरीका ही नहीं पता था। हमें यही पता था कि बस दांत के अंदर ऐसे करना है, उसके बाद धागे को आगे खींच लेना, जो भी फंसा होगा वो बाहर आ जाएगा। तो ये नहीं है तरीका। नहीं, वो नहीं है। God, एक ब्रेक लेते हैं, मैं और तरीके से समझ लेती हूँ, फिर आपको और समझाऊंगी। तो डॉक्टर साहब, ये जो फ्लॉसिंग है इसकी कितनी इकसाम है, ये भी हमारे देखने वालों को बता दें। आज आपने फ्लॉसिंग सही करना सिखा दिया, ये तो पता ही नहीं था। जब मुझे ही नहीं पता तो मतलब दुनिया को भी नहीं पता कुछ ही लोग होंगे जिनको समझ होगी। अब अभी ये भी बता दें कितनी इकसाम होती है इसकी? वही फ्लॉस की मैंने आपको जैसे बताया 3 टाइप्स होते हैं। वही एक वो जो उसके अंदर टूथपिक पे आता है, फ्लॉस होता है, और दूसरा वाटर फ्लॉसर होता है। धागे से भी कर सकते हैं? नहीं, आम धागे से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो इस तरह से डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ। वो उसके जो क्या कहते हैं, वो ब्रेक हो जाएगा और उसकी जो कुछ पीसेस हैं वो आपके दांतों में फंस जाएंगे, जो कि आपके लिए और भी एक इसकी एक इकसाम है। जैसे ऐसे उठा के अमूमन रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के बाद ऐसे लोग लगे होते हैं ना, तो टूथपिक इस्तेमाल वो भी ठीक है क्या? एक्चुअली टूथपिक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल गलत चीज़ है। टूथपिक से ही गैप्स आते हैं, फ्लॉस से कभी गैप नहीं आएगा आपको। ये जो लकड़ी के टूथपिक्स हैं, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। और आपने कभी देखा होगा किसी मीडियोकर रेस्टोरेंट के अंदर बहुत मोटी मोटी सी और वो टूथपिक्स पड़ी होती हैं, जो कि दांतों में अमूमन पास भी नहीं हो पाती। वो तो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। मतलब वो खाना तो निकालती पता नहीं निकालें अगर पास करेंगे तो, और अगर पास हो गई तो वो फिर जो गम्स हैं उसको भी डैमेज करके निकालती हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या ये अच्छी तरीके से मुंह भर के कुल्ली की जाए प्रेशर के साथ, तो उन चीज़ों से नहीं निकल सकते? बिल्कुल निकल सकता है, लेकिन फिर भी जो आपके कॉन्टैक्ट एरियाज हैं, जिस तरह से हमारे दांतों के दरमियान में ये कॉन्टैक्ट एरिया है जहाँ पे आपका फ्लॉस मुश्किल से पास कर रहा है, जब वहाँ से उस पॉइंट पर कुछ लगा रह जाएगा तो वो तो कैविटी क्रिएट करेगा। अमूमन हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके दांतों के दरमियान में कैविटीज होती हैं और बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। वो इस वजह से क्योंकि ब्रश भी पास नहीं हो रहा, फ्लॉस भी नहीं कर रहे, और कुल्ली करने पे वैसे तो क्लीन हो जाता है जो सामने का होता है, जो बाहर का होता है, लेकिन जो कॉन्टैक्ट एरिया के अंदर जो फंसेगा, गोश्त या कुछ ऐसा भी फूड पार्टिकल या कोई कार्ब्स, शुगर,
सो वो नहीं निकल पाएगा। अब ये जो फिश वायर होते हैं आपके ये जो फ्लॉस के अंदर, तो इसकी जगह धागा क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? I just said कि वो ब्रेक हो सकता है और हो सकता है वही फंसा रह जाए। जब वो कांटेक्ट एरिया पे आएगा वो ब्रेक होगा तो हो सकता है वहीं फंसा रह जाए। मगर फिर ये महंगा भी तो थोड़ा सा होता ही है। दिस इज रियली इकोनॉमिकल और ये बहुत लंबा अरसा चलता है, ये बहुत इकोनॉमिकल होता है। मतलब एवरीवन कैन अफोर्ड इट। उसमें भी कुछ ऑप्शंस हैं, आप बेशक एकदम से एक बहुत अच्छा ब्रांड ना लें, एक्सपेंसिव ब्रांड ना लें, थोड़ा सस्ता भी ले लोकल ब्रांड ले लें, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको आपकी जो है ना रेंज में भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें तो अभी तक यहाँ पर हमें समझ आ गई कि जो बच्चों के टूथपेस्ट लेने पहले तो वो आपने उनकी एज के हिसाब से लेने, जो बड़े वाले टूथपेस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमने बच्चों को नहीं कराने। दूसरी बात ये कि फ्लॉस बच्चे भी कर सकते हैं और फ्लॉसिंग के लिए जो तरीका उन्होंने बताया कि वो एक बार ऐसे धागा डाल के दांत को साफ नहीं करना बल्कि उसको 2-3 मरतबा ऊपर नीचे करके उसकी सफाई करनी है, जो ताकि आपके जो एक दूसरे के जो दांत हैं, ये जो दांत है इधर वाला, ये जो दोनों टच करना है आपको, उनको आपस में जो है ना उधर से कैविटीज़ को निकालना है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि पेस्ट कितनी लगानी चाहिए? एक टूथपेस्ट जब हम कर रहे होते हैं ब्रश के ऊपर जो इतना ऊपर यूँ सजाना है वो करना है, कुछ लोग बस दाल के दाने के बराबर का पेस्ट लेते हैं, वो ठीक है? अच्छा, इसमें थोड़ा सा अमूमन जो आपने ये मुझे बताया कि वो पूरा एक शिप से शिप बनाते हैं ना या बोट बनी हुई होती है, वो एक्चुअली होता ये है कि वो मार्केटिंग टैक्टिक्स होती हैं, वो आपको एड्स में इस तरह दिखाते हैं ताकि आप ज़्यादा इस्तेमाल करें और ज़्यादा टूथपेस्ट जो है उनका सही हो। इतना ज़रूरी नहीं होता, आपने समझ लें जितना वो आपका टूथब्रश है उसका हाफ या उससे अमूमन पी साइज रिकमेंड किया जाता है। पी साइज फिर वही दाल के दाने के बराबर। हाँ, वही रिकमेंड किया जाता है, लेकिन अगर आपको महसूस हो कि जैसे मुझे ज़्यादा ज़रूरत है तो आप और ऐड कर सकते हैं। और एक और चीज़ थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है कि जब हम ब्रश करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसके फ़ौरन बाद जल्दी से कुली कर लें। असल में जस्ट समटाइम्स अगर डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया कोई मेडिकेटेड टूथपेस्ट और आप ब्रश करके फ़ौरन ही रिंस कर रहे हैं तो वो टूथपेस्ट अपना काम पूरा दिखाया भी नहीं ना। सो आपने ब्रश किया, ब्रश कितनी देर का होना चाहिए? कोई मिनट लगाएं? हाँ, ब्रश आपने देखिए सॉफ्ट ब्रश यूज करना है और सुकून से आपने लंबा टाइम के लिए ब्रश करना है। आपको जब मिनट लगाना है? हाँ, नहीं 1 मिनट तो बहुत कम है, ज्यादा करना है। अच्छा। जब तक कि आपको खुद से एक साइकोलॉजिकल तसल्ली ना हो जाए कि आपकी हर सरफेस साफ हो गई है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो टूथपेस्ट के ऊपर रेड ग्रीन ब्लू लाइंस होती हैं और कुछ कहते हैं मेडिकेटेड है, कुछ कहते हैं जी हर्बल है, कौन सा सही है कौन सा गलत है? ओके, सो इसमें थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है। जो लाइंस होती हैं वो कुछ ब्रांड सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि जब वो मशीन से टूथपेस्ट पास कर रहा होता है तो वहाँ से मशीन ने कट करना होता है, वो बैंड्स असल में उसलिए लगाए जाते हैं। बाकी कोई ऐसा केमिकल और ये वो इस तरह की बात नहीं होती? कुछ कंपनीज इसको एज केमिकल का इंडिकेटर यूज करती हैं, ठीक है, हर कंपनी नहीं। अब तो उसमें क्या होता है कि कौन सी सही है, मेडिकेटेड या फिर इफ यू डोंट हैव एनी डेंटल इशू, कोई आपके गम्स का इशू नहीं है, कोई दांतों में कोई कैविटीज ऐसा कोई डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया आपको, तो आपको हर्बल यूज करना है। अच्छा, और हम ये सब कुछ भी यूज कर सकते हैं? वो जो बोर्ड के पीछे से एक बंदर निकलता है हंसता है वो वाले भी कर सकते हैं या काला मंजन भी? वो फॉर्म्स हैं, वो सब नहीं करने चाहिए? नहीं, वो फॉर्म्स हैं, मतलब टूथपेस्ट है, पाउडर फॉर्म है और चारकोल फॉर्म आजकल बड़ी फेमस है। कोयले से भी तो करते हैं लोग दांत साफ, तो चारकोल जिस तरह से कोयले से कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हर चीज का अपना मकसद है। मिसवाक इज एन अमेजिंग थिंग। अच्छा, अगर एक बंदा सिर्फ मिसवाक यूज कर रहा है तो क्या उसको पेस्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है? अच्छा, यहाँ पे ना मुझे कुछ ऐसा साइंटिफिक स्टडी नहीं मिली जो कि उसके अगेंस्ट हो और बहुत उसके हक में भी नहीं मिली, लेकिन दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जितने भी मैंने पेशेंट्स देखे हैं जो मुझे बताते हैं कि हम मिसवाक इस्तेमाल करते हैं, आई डोंट सी एनी अलार्मिंग डेंटल प्रॉब्लम इन देयर टीथ। वाओ, माशाल्लाह। सो ये मेरा एक ज़ाती एक्सपीरियंस है कि वो जो पेशेंट्स अमूमन मुझे आके बताते हैं कि जी हमसे मिसवाक इस्तेमाल करते हैं, तो अलार्मिंग सिचुएशन नहीं थी। लास्ट मुझे जल्दी बस ये बता दें, कोई टाइम कम था, मैंने आपसे सवाल बहुत किए, ये बता दें कि वो जो स्केलिंग होती है, ठीक है, स्केलिंग से सुनते हैं कि लोग कहते हैं दांत पतले हो जाते हैं, बारीक हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, सेंसिटिविटी आ जाती है, तो ये सब इश्यूज होते हैं क्या या फिर स्केलिंग करा सकते हैं? अच्छा, मैं इसको टाइम कम है तो मैं आपको शॉर्ट से एक्सप्लेन करूंगा। होता ये है कि आपके दांतों ने कभी भी ठंडा गर्म एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि इतने सालों में उसके ऊपर प्लाक की लेयर जमी हुई है। ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक ए ब्लैंकेट जो कि दांतों ने ओढ़ा हुआ है। ठीक है। जब आप क्लीनिंग करवाएंगी तो आपकी वो सारा जो एक फॉल्स ब्लैंकेट है जो कि गंदगी थी वो सब साफ हो गई, अब दांत की असल शेप आ गई। अब जब असल शेप होगी, जब आप चाय पियेंगी या कोल्ड ड्रिंक लेंगी, आइसक्रीम लेंगी या ठंडा पानी पियेंगी, तो आपके दांतों को शुरू में एक नया एक्सपीरियंस होगा। जैसे ऐसे ही आपने सर्दियां हैं, आपने ब्लैंकेट रिमूव कर दिया, आपको ठंड लगेगी ना थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर आप अडैप्ट कर लोगे थोड़ी देर बाद। सो इसी तरह से आपके दांतों के लिए वो एक नया एक्सपीरियंस ज़रूर होता है। तो जब भी आप क्लीनिंग करवाती हैं तो उसके बाद 1 आध दिन तक आपको थोड़ी सी सेंसिटिविटी फील होती है।
ऐसा नहीं है कि आपके दांतों में कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई दांत हिल गए, कमज़ोर हो गए। दिस इज जस्ट अ न्यू थिंग दैट योर टीथ आर एक्सपीरियंसिंग नाउ। सो एवरी 6 मंथ्स या एवरी ईयर डेंटिस्ट को चेक लाजमी करवाएं। अगर वो आपको रिकमेंड करे कि आपको यू नीड क्लीनिंग तो आप वो ज़रूर करवाएं। और जो पेशेंट्स बहुत अरसे बाद करवा रहे होते हैं तो उनको ये फीलिंग आती है। जो पेशेंट्स हमारे एवरी ईयर जिनको ज़रूरत पड़ जाती है, हम कहते हैं आपको ज़रूरत है आप कर लें, और वो क्लीनिंग करवाते हैं तो दे डोंट फील एनीथिंग, ठीक है, क्योंकि उनको ऑलरेडी आदत पड़ी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एक बात है कि स्केलिंग भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो गई है, मगर ये कि करवानी तो है। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। हमारा शो देख के आपके पास जो भी आएगा ना, आपने उनको डिस्काउंट देना है, मैं आपको पहले बता रही हूँ, ठीक है। और एक आखिरी बात, मुंह की बदबू रह गई थी तो उसके लिए मैं ऐसी जल्दी से टिप दे देती हूँ कि मुंह की स्मेल के लिए, क्योंकि आप लोग काम पे जा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, आप एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, या मियाँ बीवी आपस में भी बात कर रहे हैं, बच्चे बात कर रहे हैं, तो स्मेल आ रही होती है, स्कूल से आते हैं, तो आपने क्या करना है, इलायची का जो पाउडर है पूरा उसका बना के अच्छी तरीके से, तो छोटी छोटी शीशियाँ बना लें, बच्चों को भी दे दें, बच्चों को मिश्री पीस के उसके साथ दे दें, और ख़ुद भी अपने पर्स में छोटा मिश्री के साथ इलायची का पाउडर रखा करें, तो थोड़ी थोड़ी बाद मुंह फाँकते रहें, इस तरह खाते रहें, चबाते रहें, चबाने की जरूरत नहीं पड़ती, पाउडर चूसते रहें इसको, तो उससे होगा कि जैसे हम मुंह पे मॉइस्चराइजर लगाते हैं उसी तरह हमारा मुंह भी अंदर से जो है वो मॉइस्चर रहेगा, गीला रहेगा, और आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।